नमस्कार, आदाब, मैं शरियाज से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार लाइव प्रोग्राम में। अगर हम सबसे पहले बात करें आज के हेडलाइंस की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की और ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन। बोली, मैंने पहले ही बोला था कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए तब तक डटे रहें। और आज की दूसरी खबर है कि कांग्रेस दे सकती है बड़ा सरप्राइज, केरल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी बन सकती है सरकार। अब अगर आज की सबसे पहली खबर की बात करें तो आ रही पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। एक अगर बात करें, अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए ज़्यादातर जगहों पे बीजेपी ने जीता है और पश्चिम बंगाल का उनका जो टारगेट था वो बिल्कुल सटीक बैठा है। पश्चिम बंगाल में अभी जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और आने वाले अब से 1 से 2 घंटे में वहाँ पे ऑफिशियली ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक बीजेपी ने 194 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है। ममता ने दावा किया है कि जहां टीएमसी की जीत हो रही है वहां मतगणना धीरे की जा रही है। उन्होंने जो है कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी की रुझानों में जीत के बाद कहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए तब तक डटे रहेंगे। हमारा वोट शेयर का आखिरी राउंड जब तक पता चलेगा हम लोग जीतेंगे। ये लोग केंद्रीय बल के द्वारा हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। जहां हम जीत रहे हैं वहां वोट गणना धीमे हो रही है, लेकिन हम ही जीतेंगे। दूसरी जब अगर देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पे प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और उसके रुझान सामने आने लगे। लेकिन फिर भी एक सवाल यही पैदा होता है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए जितने भी केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया गया था उससे बीजेपी को वाकई फ़ायदा होता दिखा। लेकिन अगर वहाँ की जनता की बात करें, जहाँ भी हमने देखा है कि कई जगहों से कई मीडिया चैनल्स या फिर कुछ ऐसे पत्रकार वहाँ गए जिन्होंने वहाँ की जनता से बात की, तो वहाँ भी ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी से कुछ लोग नाराज़ थे। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन से पहले जो एक माहौल बना हुआ था उसमें दिख रहा था कि शायद ये इलेक्शन साइलेंट वोटर्स इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और वही हुआ। वो बात अलग है कि साइलेंट वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया है और जिससे जो है वहाँ पे बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है और बीजेपी के ही वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस वक्त पीछे नजर आ रही। ममता बनर्जी का बयान अगर हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहेंगे। रुझानों में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। वो 194 सीटों पर आगे चली, जबकि टीएमसी 92 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा मेखलीगंज, माथा भांगा, कोच बिहार उत्तर, कोच बिहार दक्षिण, शीतलकुची, सिताई, दिनहाटा, नाटाबाड़ी, तूफानगंज, कुमारग्राम, कालचीनी, अलीपुरद्वार और वहीं फलाटा, मुदिराबाद और इसी तरह से कई जगहों पे आगे चल रही है। कई सीटें ऐसी जहां पे ऐसा देखा जा रहा था कि बीजेपी वहां पे शायद बहुत पीछे रह सकती है, लेकिन वहां पे भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही। तो ये सबसे बड़ा एक वो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये जो बीजेपी की जीत हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है? जनता ने वोट किया या फिर केंद्रीय बल जो वहाँ पर तैनात किए गए, या फिर बीजेपी की ज़मीनी लेवल के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करना, ज़मीनी लेवल पे अपनी एक रणनीति तैयार करना। और उस रणनीति के तहत हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लगभग 8 से 10 दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहे और इससे भी अनुमान लगाया जाता कि शायद इस बार कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में पहली बार चुनाव में उतरी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआती रुझानों में टीवीके बहुमत के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच टीवीके चीफ एक्टर विजय के घर पर जश्न का वीडियो भी सामने है। तमिलनाडु में डीएमके के पिछड़ने के बाद चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना से टेंट हटा दिए गए हैं। साथ ही शुरुआती रुझानों में डीएमके 52, एआईएडीएमके 73, टीवीके 109 पर आगे चल रही। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस गठबंधन 97 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं लेफ्ट गठबंधन 41 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिख जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में यूडीएफ की जीत का जश्न मनाया। चुनाव आयोग के ट्रेंड्स के मुताबिक केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सीट से पीछे चल रहे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद 2812 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ ने राज्य में 71 सीटों का जो एक क्या बोलते हैं मेजोरिटी मार्क होता है वो पार कर लिया है। कांग्रेस के लिए केरल से अच्छी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तमिलनाडु में ये भी देखा जा रहा है कि
इससे पहले जो पार्टी वहाँ पे सत्ता में थी, जो गठबंधन वहाँ पे सत्ता में था, वो लगातार वो जो है तीसरे नंबर पे आता दिख रहा है। 55 सीटें बताई जा रही हैं वहाँ पे डीएमके की, और 69 सीट्स में एआईएडीएमके जो एनडीए गठबंधन है वो आगे चला। अब ये भी देखना अहम होगा कि वहाँ पे जिस हिसाब से जो मेजोरिटी का आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम है, जिसके हिसाब से भी देखा जा रहा है कि शायद वहाँ पे कुछ उलटफेर हो सकता है। वहीं आपको जो मैंने दूसरी खबर सुनाई थी उसमें यह था तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसने बड़े बड़े दिग्गजों के गणित बिगाड़ दिए हैं। राज्य की सत्ता पर दशकों से काबिज डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी द्रविड़ पार्टियों के लिए सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि विजय की पार्टी फिलहाल 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अगर विजय की पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल कर लेती तो उन्हें सरकार बनाने के लिए मात्र 8 और विधायकों की आवश्यकता होगी। हालांकि 1-2 विधायक उन्हें और भी मिल सकते हैं, क्योंकि उन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बाकी बची सीटों के लिए विजय किसके साथ हाथ मिलाएंगे। साथ ही ये भी कि सरकार बनाने की इस कड़ी में सबसे बड़ा सरप्राइज कांग्रेस की ओर से आता दिख रहा है, जो भले ही सीटों के मामले में पिछड़ रही लेकिन सरकार बनाने के समीकरण में सबसे अहम भूमिका बना सकती है। जिस हिसाब से अभी खबर भी सामने आई थी कि टीवीके के जो चीफ हैं उनके पिता ने शायद कांग्रेस से या फिर उनकी पार्टी कुछ लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी से बात की। अब ये देखना है कि शाम तक क्या क्लियर होता है या फिर कल तक क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। जिस हिसाब से अभी तक विजय नज़र नहीं आ रही। ये भी देखा जा रहा था कि पहले खबर आई थी कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन विजय देश में नहीं रहेंगे, तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। वो कब आएंगे वापस, उसके बाद रणनीति उस पर बनाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके पिछड़ करके वहाँ पे टीवीके जीत रही है, और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी काफ़ी पीछे होकर के बीजेपी वहाँ पे जीत रही है। साथ ही अगर बात की जाए क्या बोलते हैं केरलम की, तो वहाँ पे यूडीएफ जो गठबंधन है वो आगे चला, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन है वो आगे चला है। अगर बात की जाए असम की, तो असम में बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर्स भी पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या कांग्रेस के लिए पैदा हो रही है कि आखिर उनके जो बड़े लीडर हैं, जिस तरह हम बात करते हैं गोगोई की, गोगोई भी पीछे चल रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लीडर्स पीछे क्यों हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक और बयान सामने आता है, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे जो इस वक्त बीजेपी में जा चुके, उनका बयान ये सामने आया है कि राहुल गांधी को अपने नाम से गांधी शब्द को हटा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी गांधीगिरी उस हिसाब से काम नहीं आ रही। जहाँ जहाँ भी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला होता है वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी हार जाती है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होती वहाँ भी कई जगह कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी हारती हुई नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सारी जो चुनाव की गुणागणित है उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीनी लेवल पे तैयारी नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें साउथ की, तो तेलंगाना में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, लेकिन कर्नाटका में भी इंटरनल कांग्रेस पार्टी में ही कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आगे चल के आपको ही नुकसान पैदा कर सकती हैं। जिस तरह से आपके साथ पंजाब में भी यही चीज़ें घटी थी, आपके साथ राजस्थान में भी यही चीज़ें घटी थी, आपके साथ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी घटी थी। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी उन चीज़ों को संभाल नहीं पाती है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए, राहुल गांधी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो उनको देखने के लिए उनके जो सोच है उससे कई सारे युवा जो है उनके साथ खड़े होते हैं। अगर आप राहुल गांधी का कोई भी बयान यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे या फिर आप एक्स पे देखेंगे, उसमें कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री बोला जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जो अगला देश का प्रधानमंत्री बोला जा रहा है उसकी पार्टी जहाँ भी बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रही है वहाँ पे उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रही, हालांकि बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से हमने बिहार में देखा था कि बिहार में भी आपका आरजेडी के साथ गठबंधन था, लेकिन वहाँ पे आपका गठबंधन हार जाता है। उसके बाद ये भी देखा गया कि शायद इसमें जो है आरजेडी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो गई थी, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर होती। इसी तरह से अगर हम बात करें क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे भी इसी तरह देखा गया कि आपका जो गठबंधन था वो हार गया।
और उसके बाद फिर वहाँ पे किसकी सरकार बनी सभी के सामने है। इसी तरह से कई और जगह देखा गया। आपका सीधा मुकाबला भी जहाँ पे बीजेपी से, चाहे हम अगर हम गुजरात की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहाँ पे भी आप हारते हुए नजर आए। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों से नहीं निकल पा रही है? अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, इंटरनल चीज़ें जो है वो ही कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में खा जाए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हालांकि 2021 के चुनाव नतीजों के मुकाबले इस बार कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वो सिर्फ 8 सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती है तो विजय के साथ मिलकर वो केरल के बाद तमिलनाडु में भी सरकार बना सकते। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन ताज़ा रुझानों में वो सिर्फ 5 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। लेकिन राजनीति में आंकड़ों का खेल कभी भी पलट सकता है। अगर कांग्रेस आने वाले घंटों में अपनी स्थिति में थोड़ी सुधार करती और 8 सीटों तक पहुंच जाती तो वो टीवीके के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी 5 सीटों पे आगे चल रहे हैं और 3 सीटें आपको और चाहिए, तो क्या कुछ गणित चेंज होता है? आप जो है वहाँ पे 8 सीटें या 10 सीटें अगर जीत करके टीवीके के साथ जाते हैं तो क्या वहाँ का गठबंधन रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, बाद में ही तय होंगी। जब आप सबसे पहला आपका जो टारगेट है वो 8 सीटें, 8 से 10 सीटें जीतना है, क्योंकि टीवीके को 8 से 10 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तो पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही, जबकि तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके के खिलाफ उलटफेर करते हुए थलापति विजय की पार्टी टीवीके सरकार बनाते हुए दिख रही है। जबकि केरल में विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस को राहत देने वाले हैं। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ को सत्ता से हटाकर सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि ना तो मुस्लिम कार्ड चला और ना ही मुस्लिम महारथी चुनाव में कुछ खास कर पाए हैं। बात करें अगर असम की तो असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ, बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी, वहीं बात करें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम कोई कमाल नहीं कर पाई है। असदुद्दीन के नेतृत्व वाली एमआईएम ने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एमआईएम ने विशेष रूप से 8 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो कहीं भी दूसरे नंबर पर भी नहीं नजर आ रहे हैं। वैसे बिहार जैसा कमाल बंगाल में नहीं दिखा पाए। साथ ही एमआईएम ने असम में यूडीएफ का समर्थन भी किया था, लेकिन अजमल को उससे कोई भी फायदा होता दिख नहीं रहा है। अगर हम बात करें अजमल के पार्टी की 2021 में उनके पास 16 एमएलए थे, लेकिन इस बार वो उनके सिर्फ 2 एमएलए आगे चले, वो भी जीत नहीं पाए। तो इससे भी कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि इस बार बहुत सारी चीज़ों से जो पहले देखा जाता था पॉलिटिक्स चलती थी कि मुस्लिम उम्मीदवार या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे आप सत्ता में आ जाते थे, इस बार वो चीज़ें भी ख़त्म होती दिख रही। अगर हम बात करें मुस्लिम प्रतिनिधित्व की तो वो भी कहीं ना कहीं कमी उसकी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवैसी ने असम का दौरा किया, एआईयूडीएफ के पक्ष में 8 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने वोटरों से एआईयूडीएफ के चुनाव चिन्ह ताला चाबी पर वोट देने की अपील की थी, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता दिखा है। अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज में कमल खिलना बीजेपी का सपना रहा है। दशकों पुराना बीजेपी का सपना साकार हो रहा है। पूर्वी भारत के 3 राज्यों अंग बिहार, कलिंगा यानी ओडिशा और बंग यानी बंगाल पर अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 90 के दशक में बंगाल विधानसभा में कभी बीजेपी के एकमात्र विधायक बादल भट्टाचार्य थे और 2 सांसद तपन सिकंदर और सत्यव्रत मुखर्जी थे। एक विधायक और 2 सांसदों से अपना सफर शुरू करने वाली भाजपा अब बंगाल में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है और ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। परिवर्तन बंगाल में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था की स्थिति को बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। राज्य की जनता ने बीजेपी के परिवर्तन के नारे पर जनमत दिया है। भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, परिवारवाद और हिंसा की सियासत ममता बनर्जी पर भारी पड़ती कहीं ना कहीं दिख रही है। साथ ही अगर बात की जाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वोट, मतुआ, चाय बागान श्रमिकों के वोट बीजेपी को मिले हैं। उत्तर बंगाल के साथ साथ बीजेपी ने दक्षिण बंगाल और जंगल महल में भी अपनी बढ़त बनाई है। इससे साफ है कि बीजेपी ने
टीएमसी का गढ़ भेदने में सफलता हासिल की है। साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के कई सारे ऐसे लीडर्स, कई सारे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद रहे और ज़मीनी लेवल पे वो लोग काम भी करते रहे। लेकिन दूसरी चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का भी जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं कि कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी, जहाँ जहाँ टीएमसी जो है वो आगे चल रही, वहाँ वहाँ की काउंटिंग स्लो की जा रही। तो अब इन सब चीज़ों पे भी नज़र रखनी होगी कि आखिर ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि टीएमसी जहाँ जहाँ आगे चल रही उसकी काउंटिंग स्लो की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कई जगहों की लाइट काट दी गई है। दूसरी चीज़ हम अगर आपको बताएं तो तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके जो थी उसके हेडक्वार्टर से अब जो टेंट लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं और वहाँ की जनता ने जिस हिसाब से टीवीके को अपना समर्थन दिया है, ये भी कहा गया है कि टीवीके के चीफ ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे फ्रीबीज देने की बात की थी जिससे शायद उनका जो वोट बैंक है या फिर उनकी सीटें वो बढ़ी हैं, इसी वजह से उनको एक अलग वहाँ पे क्या बोलते हैं डीएमके और एआईएडीएमके से अलग उनको एक अच्छा वो मिला है। लोगों ने अपना भरोसा उन पर जताया है। अब ये देखना है कि जिस तरह से टीवीके चीफ विजय ने जो वादे किए थे जनता से, उन वायदों पे वो कितना खरा उतरेंगे। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग टीएमसी के लिए है ये कि टीएमसी वहाँ पे चुनाव हारती हुई नज़र आ रही है। टीएमसी अभी जो वो सामने आया आंकड़ा, उसमें 3/3 वाला अपना वो नहीं पकड़ पा रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सुबह में हमने देखा था कि 118 से 120 सीटें पे आगे चल रही थी टीएमसी, अभी वो घर कर 95 पे आ गए। जिस हिसाब से हमने देखा कि बीजेपी के वहाँ के जो बड़े लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका ये कहना था कि टीएमसी 3/2 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, तो अभी वो कहीं ना कहीं सत्य होता नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें असम की, तो असम में भी यही हाल है कि असम में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और असम में कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे चली गई है। वहीं अगर बात की जाए एआईयूडीएफ की, जिस तरह अभी हमने आपको बताया कि कई सारे लोगों ने उनके लिए प्रचार किया, एआईयूडीएफ के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी प्रचार किया और उनका ये कहना था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आप ये देखिएगा कि यहाँ पे एआईयूडीएफ जीत करके सामने आएगी, लेकिन अभी भी वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। एआईयूडीएफ जो है वो बिल्कुल नीचे जाती दिख रही है। जिस तरह हमने आपको बताया कि 2021 में आप जो हैं 16 सीटें लेकर के आए थे, लेकिन इस बार आप सुबह में 3 सीटों पे आ गए थे, अभी आप 2 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो डाउनफॉल है उसका एक दर्शाता है कि यहाँ पे बीजेपी का टारगेट पहले से ही पश्चिम बंगाल था। बीजेपी का टारगेट ना तमिलनाडु उस हिसाब से था, ना केरलम उस हिसाब से था। पुडुचेरी में आपकी पहले सरकार थी, आप वहीं पे आ रहे हैं। आपकी सरकार असम में थी, आप दोबारा से फिर से वहाँ पे असम में सरकार बनाने आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं इसमें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम डीएमके की बात करें तो डीएमके वहाँ पे जिस हिसाब से काम कर रही थी, शायद उसके काम से लोग खुश नहीं थे। या फिर अगर हम बात करें टीएमसी की, टीएमसी के लिए कहा जा रहा था कि टीएमसी के साइलेंट वोटर्स बहुत होते हैं, साइलेंट वोटर्स ने भी शायद अब के टीएमसी को वोट नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्पसंख्यक वोट टीएमसी के लिए एक बड़ा वो माना जा रहा था। ये भी हमने आपको बताया कि 150 सीटों में से 116 सीटें ऐसी थीं जो जहाँ से सीधा एक तरफा वोट जो है वो टीएमसी को जाता था, लेकिन इस बार वो भी वोट शायद टीएमसी को नहीं गया है या फिर वहाँ पे वोट बढ़ गया है, ये भी कह सकते हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अभी जो सूरत हाल है उसमें 0 पे चल रही। सुबह में हमने देखा कि 5 सीटों पे पहले आगे चल रही थी, फिर वो 2 सीटों पे आ गए, अब वो 0 पे है। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी भी वहाँ से अपनी सीट हार रहे हैं। जिस तरह लोकसभा चुनाव में वो यूसुफ पठान के सामने थे, यूसुफ पठान वहाँ से जीत करके टीएमसी से संसद में पहुँचे, उसी तरह से अब जो है क्या बोलते हैं अधीर रंजन चौधरी अपना विधानसभा चुनाव भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और साथ ही अधीर रंजन चौधरी के लिए भी एक बड़ा झटका है कि वो आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जीत पाए। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के मुकाबले अगर हम बात करें विधानसभा का प्रदर्शन, वो बिल्कुल ही सही नहीं रहा है। जिस हिसाब से
हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो एमवीए था उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एमवीए में जो है कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और शिवसेना यूबीटी थे। लेकिन फिर जब विधानसभा चुनाव होता है तो एमवीए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इन सब चीज़ों पे पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको मंथन करना चाहिए कि आखिर हमारी हार का कारण क्या है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता रिपीट करेंगी और इस बार अगर वो सत्ता रिपीट करती हैं तो बहुत सारे चेंजेस हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी 180 प्लस में है, ममता बनर्जी 95 से 98 के बीच आगे चल रही। तो अब ये भी देखना है कि शाम तक जो क्लियर होंगे उसमें कितनी सीटें कौन पार्टी जीतती है पश्चिम बंगाल में। या फिर अगर बात हम जिस तरह हम अभी कर रहे थे कि जो है तमिलनाडु में टीवीके आगे चल रही, तो क्या कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक जीत करके वो टीवीके को समर्थन देंगे, जिस हिसाब से टीवीके सरकार बनाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आज शाम तक कितने सारे नतीजे सामने आएंगे और कितनी सारी उलटफेर होती नजर आएंगे। लेकिन अगर वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के सैयार में भी फर्जी मतदाताओं के नाम कटे। इसकी वजह से टीएमसी को मिलने वाले वोटों में कमी आई है, ऐसा कहा जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर सख्त इंतजाम किए। करीब 700 कंपनी केंद्रीय बल की तैनात की गई। बड़ी संख्या में चुनाव पर्यवेक्षक से लेकर पुलिस पर्यवेक्षकों के तैनाती की गई। ममता बनर्जी के भरोसेमंद अधिकारियों के तबादले किए, जिससे मतदाताओं ने निर्भय होकर मतदान किया। जो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी 3/3 का आंकड़ा पार करेगी या वहाँ पे पहुँच पाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी 8 सीटें या 10 सीटें जीत करके टीवीके को अपना समर्थन देगी, या फिर केरल में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि केरल में यूडीएफ जीतता हुआ नज़र आ रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर के कितना अभी जो है मनगढ़ंत चीज़ें चलेंगी, किसको बनाया जाएगा। क्योंकि सतीशन जो वहाँ के लीडर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ के जो गठबंधन है उनका कहना है कि वीडी सतीशन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि नाम वहाँ पे कई सारे आगे आ जाए, उसमें एक नाम जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो जो है क्या बोलते शशि थरूर का भी है। लेकिन अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। और बीजेपी पश्चिम बंगाल में जब जीत जाती है अगर, तो वहाँ पर वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवाल हैं। इन सब का जवाब आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़ पे आज की जो अहम खबरें थी उससे रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये खत्म होता है। मुझे दें इजाज़त, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।